Hello everyone, myself Riya Shah and I welcome all of you to first lecture of Indian Constitution. Today we are going to discuss about Article 12 of Indian Constitution. Now Article 12 defines what is state. Before we begin with the definition that is mentioned in Indian Constitution, let us trace ourselves back to the issue that ये स्टेट बनने की जरूरत क्यों आई. So if we talk about the time before constitution was drafted and before the independence of India या शायद उससे भी पहले fundamental rights जो थी people की वो कभी भी protected नहीं थी. यानी कि हमारी हर एक्शन पे एंक्रोचमेंट होता था गवर्नमेंट अथॉरिटीज का. इस अब्यूज ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए या फिर कंट्रोल में लाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन रहा था तब फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया. These fundamental rights can't be denied to any person except for the authority of law as is mentioned in the Constitution of India. अभी जो फंडामेंटल राइट है वो मेंशन किया गया है पार्ट 3 में इन कॉन्स्टिट्यूशन के. तो अब एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट इशू कर सकते हो. यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने या फिर वो बॉडी या वो अथॉरिटी जिनको हमने स्टेट के अंदर डिफाइन किया है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके अगेंस्ट एक्शन फाइल कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने आपकी फंडामेंटल राइट को हैम्पर किया है तो वी हैव टू लुक एट डिफरेंट प्रोविजंस या फिर डिफरेंट स्टैट्यूट्स जहां पे हमें रेमिडीज दी गई है तब जब एक प्राइवेट इंडिविजुअल हमारी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है. So now let us begin by understanding what does Article 12 has to say. Now Article 12 with a bare reading states that states includes the government and parliament of India, the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under control of the government of India. तो जब हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं हम स्टेट को 4 बॉडी या 4 अथॉरिटी में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. यानी कि हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से राज्यसभा और लोकसभा को स्टेट की डेफिनेशन के अंदर लेके आते हैं. यानी कि कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन अगर राज्यसभा और लोकसभा ने लिया है तो वो सारे एक्शंस, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, बायलॉज सब एक स्टेट के अथॉरिटी के अंदर लिए गए हैं ऐसा माना जाएगा. सेकेंड इज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट. यानी कि हर स्टेट के जो दोनों परिषद है उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. अब थर्ड एंड फोर्थ जो है वो है लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. एंड जो फोर्थ है वो है ऐसे लोकल एंड अदर अथॉरिटीज जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है. अब लोकल और अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या, इसको समझने के लिए हम इनकी डेफिनेशंस पे जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड व्हाट डज अथॉरिटी मीन्स. अभी जो अथॉरिटी है स्टेट्स दैट द पावर टू मेक लॉज, orders, regulations, bylaws, notifications, etc. which have the force of law and power to enforce law. ये जो पावर है हमारे पास वो किन के पास होती है, अथॉरिटीज के पास होती है. अब अथॉरिटीज लोकल हो सकती है या फिर अदर अथॉरिटीज होती है. अभी लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या. अब लोकल अथॉरिटी डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट. ये एक जनरल रूल है कि अगर कोई भी स्टैट्यूट में बी इट कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर स्टैट्यूट हमें एक डेफिनेशन नहीं दी गई है और अगर वो डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट में दी गई है तो वी विल रीड दैट डेफिनेशन और दैट टर्म इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन प्रोवाइडेड अंडर जनरल क्लॉजेस एक्ट. अभी जो लोकल अथॉरिटी है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में. इट स्टेट्स दैट लोकल अथॉरिटी शेल मीन अ म्युनिसिपल कमिटी, district board, body of port commissioners or other authority legally entitled to or trusted by the government within the control or management of a municipal or local fund. अब ये जो डेफिनेशन है वो ऐसा बोलती है कि कोई भी म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या फिर पोर्ट ऑफ कमिश्नर
कोई लीगल ऑर्डर देते हैं या फिर वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, तो उन्हें हम कहेंगे कि वो लोकल अथॉरिटी के अंदर आते हैं। अब ये लोकल अथॉरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक केस है हमारे पास। अब दैट केस इज मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी। इस केस में म्यूनिसिपल कमेटी ने एक ऑर्डर पास किया। Supreme Court held that since municipal committee comes under the definition of local authority and local authority is a body or authority which is defined as a state, यानी कि म्यूनिसिपल कमेटी अगर कोई भी ऑर्डर देती है तो वो एज अ स्टेट का ऑर्डर डिफाइन किया जाएगा। एंड इफ इस ऑर्डर से कोई भी फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल की अफेक्ट होती है तो इट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन द अप्रोप्रिएट कोड ऑफ लॉ। अब लोकल अथॉरिटी की बात आता है अदर अथॉरिटी। इस अदर अथॉरिटी की जो है वो हमारे पास हमारे स्टैट्यूट में या लॉ में फिक्स डेफिनेशन नहीं है। तो अब हम अदर अथॉरिटी में क्या समझेंगे? इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि जिस चीज का इंटरप्रिटेशन हमारे स्टैट्यूट में या फिर अदर स्टैट्यूट्स प्रोविजंस लॉ में नहीं दिया गया है, उसे जो जुडिशरी इंटरप्रेट करती है हम उसे एज ए लॉ मान के आगे काम करते हैं। सिमिलरली अदर अथॉरिटीज जो है वो जब जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन दिया तो जुडिशरी ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज और अथॉरिटीज को अदर अथॉरिटी के अंदर डिफाइन किया। तो वी विल सी कैटेना ऑफ केस लॉज हियर जो ऐसा बताते हैं कि ऐसी कौन सी बॉडी है या अथॉरिटी है जो अदर अथॉरिटी एंड विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट आती है, यानी कि उन सारी अथॉरिटीज के अगेंस्ट आप आपके फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट का केस है वो अप्रोप्रिएट कोर्ट में इनिशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जो होता था वो अदर अथॉरिटी का इंटरप्रिटेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंस में किया गया था। दैट मीन्स द कोर्ट इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांडाबाई, इस केस में कोर्ट ने एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन किया। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एजिस्टम जेनरिस इसको फॉलो किया। प्रिंसिपल ऑफ एजिस्टम जेनरिस इज ए लैटिन टर्म विच मीन्स ऑफ सिमिलर काइंड, यानी कि एक टर्म को जब आप लूजली इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि स्टैट्यूट में उसका एक फिक्स डेफिनेशन या फिर एक फिक्स इंटरप्रिटेशन नहीं दिया गया है, तो आप उसके सिमिलर काइंड के जो वर्ड्स हैं उसको भी उस इंटरप्रिटेशन में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जुडिशरी ने जब रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन किया तब उन्होंने ये कहा कि अदर अथॉरिटीज में सिर्फ वही बॉडी या सिर्फ वही अथॉरिटी आएगी जो कोई सोवरेन या फिर पब्लिक फंक्शन कैरी आउट कर रही है। Now what does sovereign or public function means? In simple terms, sovereign functions are those functions of state for which it is not answerable before the court of law. तो इस केस में जब ये क्वेश्चन उठा कि क्या यूनिवर्सिटी एक स्टेट के अंदर डिफाइन होगी, तो द कोर्ट gave the answer in negative and held that since university does not do any sovereign function or a public function, it cannot be classified as state within the meaning of Article 12. Now from this restrictive interpretation, court went to liberal interpretation. यानी कि कोर्ट ने ऐसा बोला कि अदर अथॉरिटीज को इंटरप्रेट करने के लिए वी शुड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन which is based on principle of agistum generis. Hence, we did not follow the principle of agistum generis from then on and we transferred to the principle of liberal interpretation. अब ये हुआ था in the case of electricity board Rajasthan versus Mohanlal. The court here said it is not necessary that a statutory authority should do a sovereign function or government function ओनली। यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान को इन अदर अथॉरिटीज डिफाइन किया एंड इट केम विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12. द कोर्ट हियर स्पेसिफिकली हेल्ड दैट द टर्म इज वाइड इनफ टू इंक्लूड ऑल द अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट ऑन हुम पावर्स आर कन्फर्ड बाय लॉ। यानी कि इस केस ने सांताबाई का जो केस है जिसमें हमने रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन किया था उसे ओवररूल कर दिया। ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन या कोई स्टैट्यूट के प्रोसीजर से इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर फॉर्म हुई है तो वो एक स्टेट के एम्बिट में आएगी। नाउ आफ्टर दिस केस वी हेल्ड ऑन टू मोर ब्रॉड एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन,
यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केस में जो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे उससे भी एक स्टेप बढ़ के जो है वो लिबरल इंटरप्रिटेशन हमने किया था आर.डी. शेट्टी के केस में. सो नाउ दिस केस इज R.D. Shetty versus the International Airport Authority. The court in this case said that if a body is an agency or instrumentality of government, it may be an authority within the meaning of Article 12, whether it is statutory corporation, a government company or even a registered society. तो अब उन्होंने ऐसा कहा कि कोई भी बॉडी या अथॉरिटी अगर एजेंट है स्टेट की या इंस्ट्रूमेंटलिटी है स्टेट की तो भी वो आर्टिकल 12 के मीनिंग में आ जाएगी. तो यहाँ पे एक बॉडी स्टेट की एजेंट और इंस्ट्रूमेंटलिटी कब बन सकती है उसके 5 कंडीशंस कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में लेट डाउन किए थे. उन 5 कंडीशंस को नाउ वील सी स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट जो है वो है कि फाइनेंशियल रिसोर्स जो भी है उस बॉडी का उसमें स्टेट का जो है वो सबसे ज्यादा फंड है, यानी कि स्टेट इज द चीफ फंडिंग सोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी और अथॉरिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. सेकेंड इज एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, यानी कि वो बॉडी या फिर अथॉरिटी के वर्किंग में, कंट्रोल में एंड मैनेजमेंट में स्टेट का जो है वो बहुत ही बड़ा रोल होगा. थर्ड इज फंक्शनल कैरेक्टर इज ऑफ गवर्नमेंट इन एसेंस, यानी कि जो भी बॉडी या अथॉरिटी जिसे हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उसका जो मेन फंक्शनल कैरेक्टर है वो इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट कैरेक्टर है तो फिर हम उसे विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट डिफाइन करेंगे. फोर्थ है अगर कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो हमने एक कॉर्पोरेशन में यानी कि एक कंपनी में ट्रांसफर किया है देन ऑल्सो दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट विल नॉट लूज इट्स स्टेटस ऑफ कमिंग अंडर अदर अथॉरिटी विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12. Now the last is whether the corporation enjoys monopoly status which is state conferred or state protected, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन जो एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन नहीं है, एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, लेकिन वो उस इंडस्ट्री का एक ही प्लेयर है और वो मोनोपोली किसने उसे ग्रांट की है, स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट की है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट की है. तो उस टाइप की भी जितनी अथॉरिटीज है वो आर्टिकल 12 के एम्बिट में आएगी. अब इन सबसे रिलेटेड हम 3-4 ऐसे केस लॉज देखेंगे जिसमें डिफरेंट अथॉरिटीज को सुप्रीम कोर्ट ने एज अ स्टेट क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें कोर्ट ने ऐसा कहा था कि जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है वो आर्टिकल 12 के अंदर आती है. फिर है यूपी वेयरहाउसिंग वर्सेस विजय नारायण. इसमें कोर्ट ने ऐसा कहा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है यूपी में वो सिंस स्टेट कंट्रोल्ड है और उसमें स्टेट का जो है वो मैनेजमेंट कंट्रोल वर्क करता है तो वो एक इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंट ऑफ स्टेट विद इन आर्टिकल 12 माना जाएगा. थर्ड इज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि कोई भी सोसाइटी अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर कॉर्पोरेट या रजिस्टर की गई है तो वो भी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 आएगी. क्यों? क्योंकि ये बॉडी कैसे फॉर्म हुई, एक स्टैट्यूट से, यानी कि स्टैट्यूट ने उस बॉडी के ऊपर पावर कंफर्म किया है फॉर्म होने का, इसीलिए हम उसे विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट इज SM इलियास वर्सेस ICAR. इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को भी एक स्टेट माना गया था आर्टिकल 12 के अंदर. द नेक्स्ट वन इज शीला बरसे वर्सेस सेक्रेटरी चिल्ड्रंस एज सोसाइटी. इसमें जो चिल्ड्रन एज सोसाइटी है मुंबई की उसको एज अ स्टेट हमने आर्टिकल 12 के एम्बिट में ले लिया. द लास्ट इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में क्वेश्चन ये था क्या एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन स्टेट के अंदर डिफाइन हो सकती है, तो इसका कोर्ट ने तब कोई भी आंसर नहीं दिया एंड इट सेड दैट दिस क्वेश्चन शुड बी रिजर्व्ड एंड शुड बी रिजॉल्व्ड इन फ्यूचर इंस्टेंसेस. इफ यू आर राइटिंग एन एग्जाम पेपर एंड आपको पूछते हैं कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट है उसका मतलब क्या, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितना भी बोला आप उसे प्रॉपरली फ्रेज करके लिखेंगे और ये जितने भी केस लॉज आप लिखेंगे आपके एग्जामिनेशन पेपर में वो आपके पेपर को जो है सपोर्ट करेंगे. अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल 12 से रिलेटेड वो ये है क्या जुडिशरी एक स्टेट के एम्बिट में आ सकती है. अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि जुडिशरी एक स्टेट है
और ये प्रूफ भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स के थ्रू, विच इज आर्टिकल 145 एंड आर्टिकल 146। अब रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ऐसा हेल्ड किया गया कि जुडिशरी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 इज नॉट अ स्टेट। लेकिन उसके बाद AR आंचले वर्सेस RS नायक और NS मिरजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें हमने ऐसा कहा कि एक जुडिशरी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 स्टेट डिफाइन होती है, बट to the extent it does use the power of judicial review, it won't be classified as a state. But for other powers, procedures, it will be classified as state. यानी कि एक जुडिशरी के पास भी पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को इन्फ्रिंज कर सके। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो यूजफुल रहा हो और आपको आर्टिकल 12 का कंसेप्ट जो है विद केस लॉज प्रॉपरली समझ में आ गया हो। इफ यू लाइक माई वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं आगे जितने भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, बाय बाय।